सत्ता से बेदखल होने के बाद टीएमसी नेताओं पर हमले का सिलसिला जारी है। उत्तर 24 परगना में कल टीएमसी के पूर्व विधायक सनत डे पर भीड़ ने अंडे फेंककर अपना गुस्सा जताया। सनत डे कुछ बैग लेकर वहां पहुंचे थे। खबर फैली कि वो कुछ दस्तावेज ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या था, हंगामा मच गया तो टीएमसी नेता को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। इससे पहले अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी समेत टीएमसी के कई नेताओं पर हमला हो चुका है। पश्चिम बंगाल में बवाल की ये नई तस्वीर है। टीएमसी नेताओं पर हमले की कड़ी में अब उत्तरी 24 परगना से विधायक रहे सनत डे भी शामिल हो गए हैं। खबरों के मुताबिक बैग के साथ सनत डे पार्टी दफ्तर आने की खबर जैसे ही लगी, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को लगा कि सनत डे कोई महत्वपूर्ण चीज हटाने आए हैं। टीएमसी के पूर्व विधायक जैसे ही दफ्तर से बाहर निकले, लोगों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। चोर चोर के नारे लगाते हुए लोगों ने उन पर अंडे फेंके। सनत डे गए तो भीड़ का गुस्सा टीएमसी के झंडे, बैनर और वहां खड़ी बाइक पर उतरा। भीड़ एक शख्स को पीटती हुई भी नजर आई। लोग पुलिस पर भी गुस्सा दिखाते नजर आए कि उन्होंने टीएमसी के पूर्व विधायक को क्यों सुरक्षित जाने दिया। बंगाल में चुनाव से पहले जितना बवाल था, चुनाव के बाद वो जारी है। अब कुछ और तस्वीरें देखिए। हैरान करने वाली ये तस्वीर कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज से आई है। दीमक लगे इन नोटों को कॉलेज स्थित टीएमसी छात्र यूनियन के कमरे से बरामद करने का दावा किया गया है। अब ये तस्वीरें देखिए। दीमक ने नोट को इस कदर बर्बाद कर दिया है कि वो इस्तेमाल करने लायक ही नहीं रह गए। नोट करीब 1 करोड़ के बताए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सुरेंद्रनाथ कॉलेज में इसे किसने और किस मकसद से रखा था। तहकीकात जारी है। कॉलेज के दूसरे लॉकरों को भी खोलकर तलाशी का काम शुरू हो गया है। इस बीच उत्तरी 24 परगना से कमरहाटी से ये तस्वीर आई है। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत टीएमसी के दफ्तर और क्लब पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। आसनसोल के बर्नपुर में टीएमसी के पूर्व पार्षद विनोद कुमार यादव के कार्यालय पर भी बुलडोजर चला। कोलकाता के कॉलेज से दीमक लगे नोट मिले तो दक्षिण 24 परगना के कालिकताला इलाके में टीएमसी नेता के घर से बड़ी तादाद में कारतूस और बम बनाने के सामान बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक ये बरामदगी टीएमसी नेता जावेद शेख के घर से हुई है। आज तक ब्यूरो। तो अभी आपने रिपोर्ट में देखा और फिर से वो आपको खबर बता दें कि कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज के टीएमसी छात्र यूनियन के कमरे से बड़ी मात्रा में दीमक लगे नोट को बरामद किया गया है। दीमक ने नोट को इस कदर बर्बाद कर दिया था कि वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहे। नोट करीब 1 करोड़ के करीब बताए जा रहे हैं। ये पता नहीं लग पाया कि सुरेंद्रनाथ कॉलेज में इसे किसने और किस मकसद से रखा था। तो टीएमसी यूनियन के कमरे से ये नोटों का जखीरा मिला है। नोटों की हालत देखिए, पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, इस्तेमाल के लायक नहीं है। तकरीबन 1 करोड़ इनकी कीमत बताई जा रही है। तापस मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, इन नोटों के बारे में जानकारी कैसे हासिल हुई है? जी देखिए, काफी दिनों से जो यूनियन रूम है सुरेंद्रनाथ कॉलेज का वो बंद पड़ा था। तकरीबन कह सकते हैं कि जब से चुनाव का ऐलान हुआ था तब से यूनियन रूम, और उससे भी पहले से ये बताया जा रहा है कि ये यूनियन रूम बंद था। और कल जब कॉलेज के अधिकारी यूनियन रूम को खोलने की कोशिश कर रहे थे, फिर ताला तोड़कर उस यूनियन रूम के अंदर जाया गया, तब ये देखा गया कि 2 सूटकेसेस में काफी ज्यादा तादाद में कैश, जो नगद पैसा है, तकरीबन माना जा रहा है 1 करोड़ से ऊपर, जो दीमक लगा हुआ था, जो पूरी तरीके से नष्ट हो गया था, उन्हें बरामद किया गया। उसके बाद जब और भी कुछ सर्चिंग किया गया, एक 1 शॉटर गन उससे भी बरामद किया गया है। तो इस बारे में अभी तहकीकात शुरू की है पुलिस ने। फिलहाल किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन जो इशारा है कहीं ना कहीं कॉलेज अथॉरिटीज भी कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के स्टूडेंट लीडर्स जो रहे हैं वो इसके पीछे थे। तो अभी उन लोगों से पूछताछ करने का सिलसिला होगा। लेकिन उत्तर कोलकाता के एक प्रभावशाली एक नेता और उनके बेटे का ये नेक्सस बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने तफ्तीश शुरू की है और किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाया नहीं है। बयान को रिकॉर्ड किया गया है। आज भी पुलिस की एक टीम कॉलेज पहुंचेगी और अलग अलग जगहों पर तलाशी करने का। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो एक तरफ टीएमसी नेताओं पर मुसीबत है, कहीं हमले हो रहे हैं, कहीं छापेमारी हो रही है, और इन खबरों के बीच बड़ी खबर टीएमसी के अंदरूनी खींचतान को लेकर है। कल ममता बनर्जी के धरने में सिर्फ 9 विधायक और 6 सांसद पहुंचे तो अटकलें ये तेज हो गई कि टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं है। ममता का धरना। अपनी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले के खिलाफ कल ममता बनर्जी धरने पर तो बैठी, लेकिन इस धरने में टीएमसी में जारी खींचतान बुरी तरह सामने आ गई।
ममता का साथ देने के लिए टीएमसी के सिर्फ 9 विधायक और 6 सांसद सामने आए, जबकि लोकसभा के 28 और राज्यसभा के 13 सांसदों को मिलाकर टीएमसी के कुल 41 सांसद हैं। विधायकों की बात करें तो ये संख्या 80 है। कल धरने में जो विधायक पहुंचे उसमें शामिल हैं शोभन देव चट्टोपाध्याय, नैना बंदोपाध्याय, मदन मित्रा, अशोक देव, आसिमा पात्रा, विमान बनर्जी, फिरहाद हकीम और कुणाल घोष। जबकि सांसदों में डोला सेन, कल्याण बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, समीरुल इस्लाम, मेनका गुरुस्वामी और नदीमुल हक मौजूद रहे। लेकिन पार्टी के भीतर मचे घमासान के बीच ममता अलग जगाने की कोशिश कर रही हैं। लड़ेंगे या मरेंगे, यही तो मरेंगे, अगर जिएंगे या मरेंगे, और जिएंगे तो बीजेपी को हटा देंगे। लेकिन क्या ममता ऐसा कर पाएंगी? पार्टी में उनके भतीजे और नंबर 2 कहे जाने वाले अभिषेक बनर्जी को लेकर भयंकर असंतोष है। टीएमसी से निकाले गए ऋतुव्रत बनर्जी ने तो मानो मोर्चा ही खोल दिया है। पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉर्पोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि टीएमसी में जारी खींचतान से पार्टी में टूट का खतरा मंडराने लगा है। सूत्रों के मुताबिक कल पार्टी से निष्कासित किए गए 2 टीएमसी विधायकों ने पार्टी के कई और विधायकों से संपर्क किया। भीतर एक नए गुट के गठन की अटकलें तेज हो गई हैं। ममता को भी शायद इसका एहसास हो गया है। आज के गद्दारी করছে তৃণমূলটাকে ভাঙবার জন্য। আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान। ताजा घटनाक्रमों में साफ है कि ममता अपने सियासी जीवन की सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रही हैं। तो क्या वो संकट से पार पा सकेंगी? कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। निलंबित टीएमसी नेता रिजू दत्ता ने दावा किया कि हाल ही में लगभग 50 टीएमसी विधायकों ने एक गुप्त बैठक की। ये सभी पार्टी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रत बनर्जी के समर्थन में। बोला ये कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में दोपहर को करीब 50 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का रूबी के पास एक होटल में मीटिंग हुआ, फोन पे भी बात हुआ और शाम को एमएलए हॉस्टल में भी बहुत एमएलए के साथ मीटिंग किया है। तापस सेन गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, ये जो अलग गुट हो गया है टीएमसी से, अब इनकी नाराजगी है हर तरीके से और ये भी कहा जा रहा है कि ये अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। कब तक इस बारे में फैसला हो जाएगा कि ये अब ममता बनर्जी से पूरी तरीके से अलग थलग हो गए हैं और जो गुप्त मीटिंग है उसमें क्या कुछ हुआ था? जी देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, लेकिन फिलहाल संदीपन साहा और ऋतुव्रत तो इसकी अगुवाई कर रहे हैं और उन्होंने आकर सामने कई बार बोला है और ये भी बताया जा रहा है कि कई सारे नेता और विधायक जो है, चुने हुए विधायक, वो सारे उनके संपर्क में हैं। लेकिन फिलहाल कल ऋतुव्रत तो गए थे विधानसभा, लेकिन स्पीकर नहीं होने के कारण उनकी मुलाकात नहीं हुई। ये बताया जा रहा है कि शायद इसी हफ्ते इस बात का फैसला हो जाएगा कि क्या बाकी जो विधायक तृणमूल कांग्रेस के जीते हुए विधायक है वो तृणमूल के साथ रहेंगे या पार्टी छोड़ेंगे। अगर पार्टी छोड़ते हैं तो क्या उसके बाद एक और विकल्प होगा नया पार्टी बनाना। इस बारे में अभी भी असमंजस बना हुआ है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, जो राजनीतिक स्थिति बनी हुई, इससे बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी को आगे जाकर काफी ज्यादा राजनीतिक परेशानी होगा, क्योंकि एक के बाद एक विधायक उनका साथ छोड़ रहे। कल हमने देखा था कि जब लगातार इस तरीके से कल धरने पर बैठी ममता बनर्जी, तब चुनिंदे कुछ पुराने जो नेता रहे हैं, एक समय पे ऐसा हो गया था कि मदन मित्रा जैसे नेताओं को दरकिनार कर दिया गया था पार्टी से। वही पुराने नेता ममता के साथ खड़े हुए थे कल, लेकिन बाकी जो नए नेताओं को ममता बनर्जी ने मौका दिया था वो कहीं ना कहीं नहीं दिखे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज बुरे दौर से जब ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस इस समय गुजर रही है, तब कहीं ना कहीं जो बड़े नेता और जो विधायक है वो उनका साथ छोड़ते हुए नजर आए। लेकिन ये देखना होगा कि आगे जाकर क्या नई पार्टी बनती है या रणनीति कुछ और होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ममता के खेमे में फूट और बगावत की खबरों के बीच बीजेपी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष अमित भट्टाचार्य ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि टीएमसी के किसी बागी नेता को बीजेपी नहीं लेगी। हमारी सहयोगी मारिया शकील से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की, सुनिए। क्या टीएमसी के बागियों को बीजेपी में जगह मिलेगी, ये सवाल आपसे, क्योंकि आप अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद है। बिना तृणमूल कांग्रेस से उधार लिए
तृणमूल कांग्रेस को अपने पार्टी में शामिल नहीं करके भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत हासिल किया है। और ये जनता का जो फैसला है, जनता का जो वर्डिक्ट है, वो तृणमूल कांग्रेस का खिलाफ है। इट्स अ क्लियर मैंडेट अगेंस्ट तृणमूल मिसडीड एंड मिसरूल। तृणमूल कांग्रेस और करप्शन ये सिनोनिमस था। खबर अब वाराणसी से, जहां पर आधी रात को बुलडोजर एक्शन हुआ। न केवल मस्जिद कब्रिस्तान की जमीन पर बल्कि नजदीकी एक मंदिर पर भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है। देर रात की कार्रवाई वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन को मल्टी मॉडल टर्मिनल स्टेशन की परियोजना के तहत किया गया। आदमपुर क्षेत्र के राजघाट पुलिस चौकी के नजदीक सबसे पहले रेलवे की जमीन पर बने हनुमान मंदिर पर बुलडोजर चला, जिसके बाद अजगैब शहीद मस्जिद और कब्रिस्तान की जमीन पर बुलडोजर चलाया गया। लगभग 1 घंटे से भी कम वक्त में रेलवे की भूमि पर बने सभी निर्माण को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। वाराणसी में काशी रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार और विस्तार की परियोजना के तहत आज देर रात आदमपुर क्षेत्र के इस भदौं चुंगी इलाके में हमारी मौजूदगी है और देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 300 वर्षों पुराना एक अजगैब शहीद मस्जिद जमींदोज किया गया है, साथ ही साथ कब्रिस्तान भी बताया जा रहा है। तो वहीं सैकड़ों साल पुराना एक हनुमान मंदिर भी बताया जा रहा है और ये पूरी कवायद हो रही है लगभग 37 एकड़ के विस्तार में, क्योंकि यहाँ लगभग 4 से 6 लेन रेलवे ट्रैक की बनाई जाएगी। तो उसके अलावा तमाम रेलवे की बड़ी परियोजनाएं देखने को मिलेंगी और हमारे ठीक सामने देख सकते हैं कि जो पोकलैंड मशीन है, जेसीबी मशीन है, लगातार मस्जिद के मलबे को हटाने का काम कर रही हैं। चूँकि देर रात ये कार्रवाई हो रही है और इस पूरे क्षेत्र में विस्तार और विकास जीर्णोद्धार को लेके ये परियोजना प्रस्तावित थी। विरोध ना हो सके, विरोध ना आगे बढ़ सके, जिसको लेकर इस तरह की कवायद न केवल रेलवे पुलिस, स्थानीय प्रशासन सहित तमाम जो वाराणसी में सुरक्षा बल है उनके अगुवाई में की जा रही है और अजगैब शहीद मस्जिद ये बताई जा रही है जो अब जमींदोज हो गई है। तमाम देख सकते हैं कि देर रात का वक्त है, तमाम पुलिस कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है मीडिया कर्मियों को सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि तमाम मशीनें यहाँ पर लगातार काम कर रही हैं। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, देर रात यानी लगभग 12 बजे के आसपास ये कार्रवाई की गई। मंदिर मस्जिद क्योंकि इसमें शामिल है जिन्हें जमींदोज किया जा रहा है, उसको लेकर किस तरीके से प्रशासन मुस्तैद है ताकि वहां पर कोई भी गड़बड़ी की आशंका, कोई हिंसा, ये सब कुछ ना हो? देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट का मतलब कोर्ट में भी ऑर्डर था उसको भी इम्प्लीमेंट कराया है, क्योंकि ये माना गया है कि यहाँ पर इलीगल लैंड पर ये मॉस्क यानी मस्जिद बनाई गई थी, जिसके बाद इसको डिमोलिश किया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस मस्जिद को बताया गया कि 200 वर्ष पुरानी है, लेकिन जो डेवलपमेंट वर्क चल रहा है बनारस में उसको लेकर भी ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पर रेलवे का एक्सपेंडेशन होना है, साथ ही साथ एक ओवर ब्रिज भी बनना है जिस पर रेल और कह सकते हैं कि ट्रैफिक बराबर चलेगा, जिसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तैयारी की थी। पैरामिलिट्री फोर्स, उसके साथ पुलिस फोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के वो सभी लोग शामिल थे जब इसको गिराया गया, क्योंकि देर रात इसलिए भी गिराया गया क्योंकि किसी भी प्रकार का कियोस ना हो और वहां पर कोई भीड़ ना इकट्ठा हो पाए। इस वजह से ही मान के चलिए तकरीबन जो मस्जिद गिराई गई वो 30 मिनट ही लगा उसको पूरा जमींदोज करने में, और इसी वजह से जब बुलडोजर चलाया गया तो वहां पर सारे जो अधिकारी थे वो मौजूद थे, एडमिनिस्ट्रेशन था वो मौजूद था, किसी प्रकार का कोई विवाद की स्थिति ना खड़ी हो पाए। हालांकि इससे पहले मस्जिद कमेटी कोर्ट भी गई थी, लेकिन वहां से रेमेडी नहीं मिली और उसके बाद इस तरीके का एक्शन भी लिया गया। तो कहीं ना कहीं पूरा एक्शन एक डेवलपमेंट वर्क जो नमो घाट के पास स्थित है वहां पर लिया गया, जो काफी महत्वपूर्ण है, और वहां पर जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं वो कंटिन्यूअस
चल ठीक रहे है, हैं बहुत रेलवे की शुक्रिया जमीन तमाम पर। जानकारी के लिए आपका। बात कर्नाटक की करेंगे, जहां पर आज डीके शिव कुमार सरकार का शपथ ग्रहण होगा। बेंगलुरु के लोक भवन में यह आयोजन किया जा रहा है, इसकी तैयारी जारी है। खबरों के मुताबिक डीके शिव कुमार कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उनके साथ साथ 13 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। आज शाम 4 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। काफी माथापच्ची के बाद कांग्रेस ने संभावित मंत्रियों के नाम तय कर लिए हैं और इनमें कई अहम चेहरे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी और खड़गे भी मौजूद रहेंगे। तो 24वें सीएम के रूप में डीके शिव कुमार शपथ ग्रहण करेंगे। शाम लगभग 4 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। संभावित मंत्रियों के नाम आपको दिखा रहे हैं। यतीन परमेश्वर, इसके अलावा केजे जॉर्ज, कृष्ण गौड़ा, एमबी पाटिल और प्रियांक खड़गे, सतीश जारकीहोली, रामलिंगा रेड्डी, दिनेश गुंडू राव। अपूर्वा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। अपूर्वा, किस तरह की तैयारियां हैं शाम के शपथ ग्रहण की? जैसे आप देख सकते हैं, हम अभी डीके शिव कुमार के घर के बाहर है और सारे के सारी जो डीके के सपोर्टर्स है यहाँ पे आ चुके हैं और ये लोग भी अभी वेट कर रहे हैं कि कुछ ही समय में अभी डीके शिव कुमार बाहर आ जाएंगे और लोगों से मिलने के लिए भी जो तैयारियां हो रही है। आज शाम को लगभग 4 बजे से लेके ये लोक भवन में ये जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होगा उसके लिए सारी की सारी तैयारियां हो चुके हैं। कल रात देर रात तक जो डिस्कशंस हुए थे दिल्ली में, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों में इस डिस्कशंस में हाई कमांड के साथ दिल्ली में थे और उसमें से अभी हाई कमांड ने 11 नाम को फाइनलाइज किया है। जो इन 11 नामों में से सारे के सारे लोग जो मिनिस्टर्स होंगे वो भी डीके शिव कुमार के साथ आज ये जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है उसी में शामिल होंगे और स्वेरिन भी हो जाएंगे मिनिस्टर्स की तरह। इसके बाद ये जो 11 नाम फिलहाल के लिए चुना गया है, इन 11 नामों भी सीनियर वेटरन लीडर्स भी है जो पिछले सिद्धरामैया के कैबिनेट में भी थे और इनके जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होगा उसके बाद भी आगे जाके भी कुछ ही दिनों के बाद डीके शिव कुमार फिर से दिल्ली जाएंगे और बाकी का जो स्वेरिंग इन सेरेमनी का के बाद जो कार्यक्रम होगा उसके लिए भी सारी की सारी तैयारियां रेडी है। फिलहाल के लिए आज शाम जो शुभ टाइम माना जाएगा, शुभ मुहूर्त होगा, वो है लगभग 4 to 5 के बीच में। और ठीक है, शुभ मुहूर्त में डीके शिव कुमार आज सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। उनके साथ अन्य मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। अब बात सीबीएसई के ओएसएम विवाद की, जिसे लेकर सरकार एक्शन में है। सरकार ने बोर्ड के चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला कर दिया है। दोनों पदों के लिए नई नियुक्ति भी हो गई है। साथ ही इस मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। ओएसएम प्रक्रिया जिसकी वजह से छात्रों के रिजल्ट खराब हुए, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई, छात्रों के सामने कई मुश्किलें आईं, ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम के लिए जिम्मेदार कंपनी पर सवाल उठे। छात्रों की चिंता और सियासी शोर शराबे के बाद सरकार ने मामले में बोर्ड के चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया है। नए चेयरमैन के रूप में लोखंडे प्रशांत सीताराम की नियुक्ति कर दी गई, तो वहीं वरुण भारद्वाज नए सेक्रेटरी बनाए गए हैं। खबर है कि पीएम मोदी की दखल के बाद ये एक्शन लिया गया। लगातार नाकामी को लेकर पीएम ने तुरंत अफसरों को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने की बात भी कही है। सीबीएसई मूल्यांकन प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। इस कमेटी की प्रमुख एस राधा चौहान बनाई गई है। सरकार के एक्शन के बीच सीबीएसई ने जानकारी दी है कि ऑनलाइन पोर्टल शुरू होने के बाद से बीती रात 10 बजे तक 28,000 से ज्यादा छात्रों ने सफलतापूर्वक आवेदन किया है। हिमांशु मिश्रा के साथ अनमोल बाली, दिल्ली आज तक। और अब बात बिहार की, जहां की पुलिस की बहाली में सबसे ज्यादा कोचिंग के छात्रों को चयनित होने का जश्न मना चुके खान सर एक बार फिर चर्चा में है। पटना में उनके कोचिंग सेंटर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की है। ये तस्वीरें खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर की हैं। देर शाम कुछ लोगों ने कोचिंग सेंटर पर हमला कर दिया।
हमले के वक्त खान सर कोचिंग सेंटर में मौजूद थे। इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी हो गया। लगभग कितना राउंड गोली चला है सर? 8-10 राउंड तो हम देखे हैं। 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर गोलीबारी भी हुई है। देखिए उस समय इतना घटना हुआ। अभी जो घायल है, जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे। जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको। हमले में कोचिंग सेंटर पर तैनात गार्ड घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खान सर का आरोप है कि उन पर यह हमला सस्ती फीस की वजह से हुआ है। कोचिंग संचालक खान सर और उनके पड़ोस में स्थित ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बीच वर्चस्व की लड़ाई है और इसी विवाद में यह हमला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और अब बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। विपक्ष पर योगी का हमला लगातार जारी है। कल लखनऊ में भी कार्यक्रम के दौरान योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कभी भी बीमारू राज्य नहीं था, बल्कि बीमारू उसका राजनीतिक नेतृत्व था। ये यूपी की बीमारूपन वैसे दूर नहीं हुआ है। ये बीमारू यूपी नहीं था, यहां का राजनीतिक नेतृत्व बीमारू था, उसकी मानसिकता बीमारू थी। उसने अपनी बीमार मानसिकता से यूपी को बीमार बनाया था। यूपी तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य था। अनिर्णय की स्थिति, गुंडों के पीछे दुम दबा करके चलने की प्रवृत्ति, उन माफियाओं के सामने नतमस्तक होने वाला राजनीतिक नेतृत्व यूपी को बीमारू बनाया था। यूपी बीमार नहीं था, यूपी को उस बीमार मानसिकता ने बीमारू की श्रेणी में लाकर के खड़ा किया था। और जब स्वस्थ मानसिकता के साथ संचालित करने वाली डबल इंजन की सरकार आई, आज यूपी बीमारू नहीं, आज यूपी देश का इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बन चुका है। और इस बीच जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जहां पर मौसम का कहर लगातार जारी है। डोडा और किश्तवाड़ जिलों में बादल फटने और मूसलाधार बारिश की तस्वीरें आ रही हैं। इलाके में अचानक आई बाढ़ ने जनजीवन प्रभावित किया है। डोडा के ठटरी क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की घटना सामने आई, जबकि किश्तवाड़ डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-244 कई स्थानों पर भूस्खलन और मलबा आने से पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। सड़क पर फंसे कई वाहन को नुकसान पहुंचा है, यातायात ठप है। प्रशासन और राहत दल तत्काल बचाव कार्य में जुट गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है, जबकि राजमार्ग और संपर्क मार्गों से मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। किश्तवाड़ के सरथल और माचीपाल इलाकों में भारी बारिश के चलते फ्लैश फ्लड की स्थिति है। उधर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में केरन इलाके में तेज आंधी और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है। तेज हवाओं के कारण एक विशाल पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गया, जिससे नियंत्रण रेखा यानी LOC की ओर जाने वाले मार्ग बाधित हो गए। कई जगहों पर पेड़ उखड़ने और फसलों को नुकसान पहुंचने की भी खबर है। बात गुजरात की, जहां पर सूरत में एक भीषण सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। बारडोली के पास हाईवे पर 2 यात्री बसों की आमने सामने से टक्कर में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों यात्री घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब सूरत से महाराष्ट्र जा रही बस एक ट्रैक्टर टैंकर को बचाने के प्रयास में डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंच गई और सामने से आ रही बस से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक बस खाई में गिरकर आग की चपेट में आ गई। पुलिस, दमकल और प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया। सड़क पर उठता गहरा काला धुआं, आग की लपटें, बिखरा हुआ मलबा, क्षतिग्रस्त बस। यह मंजर सूरत के बारडोली के पास हुए भयंकर सड़क हादसे का है। बारडोली के पास हाईवे पर एक पानी के टैंकर से जुड़े ट्रैक्टर को बचाने की कोशिश में सूरत से महाराष्ट्र की तरफ जा रही बस डिवाइडर तोड़ते हुए सड़क की दूसरी लेन में जा घुसी और महाराष्ट्र से सूरत की तरफ सामने से आ रही दूसरी बस से टकरा गई थी। दोनों बसों के बीच इतनी भीषण टक्कर हुई कि महाराष्ट्र की तरफ से आ रही बस सीधे हाईवे के नीचे खाई में जाकर गिरी और उसमें आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। कई यात्री बस से बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन कुछ लोग इस भीषण हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। ये जो दुर्घटना हुई है उसमें 3 व्हीकल इन्वॉल्व है। एक जो ट्रैक्टर है वो पानी का टैंकर के साथ वो जा रहा था, उसके साथ जो सूरत से महाराष्ट्र बस जा रही थी
वो उनका टकराव हुआ और वो बस इम्बैलेंस होने की वजह से जो बस महाराष्ट्र से सूरत जा रहे थे उनके साथ वो टकरा गई। वो बस से वो पूरा डिवाइडर कूद के सामने के साइड आ गई है और टकराव जो है वो गंभीर टकराव था और जो महाराष्ट्र से बस आ रही थी वो रोड के साइड में नीचे पलटी मार गई और उसके बाद उसमें आग लगी है। हादसे की सूचना मिलते ही सूरत ग्रामीण पुलिस, तापी पुलिस, दमकल विभाग और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं। राहत और बचाव अभियान चलाकर बसों में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया था। घायलों को बारडोली, व्यारा और सूरत के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये आप यहाँ पर मंजर देख सकते हैं कि 7 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है, 30 से ज़्यादा लोग घायल हैं और इस पूरे मामले में मामला दर्ज करके पुलिस आगे की तहकीकात शुरू कर रही है। इस मामले की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। खुद सूरत के जो कलेक्टर हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, एसपी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो बड़े सुपरविजन के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूरे घटना की अब विस्तृत रूप से जाँच की जाएगी कि आखिर हादसे की असली वजह क्या है। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। और बात प्रयागराज की, जहां पर एक करोड़पति परिवार के 4 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया है। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन एक तख्ती पर लिखा था, बंटी, बबली और बहू ने मारा है। प्रयागराज की ये वही इमारत है जिसकी पहली मंजिल से एक ही परिवार के 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इस इमारत में नीचे दुकान है और ऊपर परिवार रह रहा था। पुलिस ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो रविंद्र वैश्य, उनकी पत्नी और बेटी के शव बरामद हुए। बेटा अभिषेक लापता था, लेकिन छानबीन शुरू हुई तो ग्राउंड फ्लोर पर स्थित दुकान से एक शव मिला। माना जा रहा है कि ये लाश रविंद्र वैश्य के बेटे की है। पुलिस के मुताबिक हत्या किसी भारी चीज से मारकर की गई है। घर से कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन एक तख्ती मिली जिस पर लिखा था, बंटी, बबली और बहू ने मारा। दीवार के ऊपर और एक बोर्ड के ऊपर ये लिखा पाया गया है कि बंटी, बबली और बहू ने मारा, ये पाया गया है। तो ये भी जानकारी आई इस दौरान कि जो छोटा बेटा है अश्विनी वैश्य, जो जेल में है, उसकी शादी किसी एक महिला से हुई। उस महिला की भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बंटी, बबली और बहू कौन है, उनका इस मामले से क्या संबंध है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।